Good evening, students. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about clutch. What is clutch? Yes, what is clutch? Clutch. Clutch. Do you know what is clutch? A group of words. A group of words which forms a part of sentence, which forms a part of sentence and has a subject and predicate of its own. Is called class. Dear students, a group of what is class? A group of words. शब्दों का एक समूह होता है which forms जो बनाता है, जो बन जाता है a part of a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का एक भाग हो जाता है, जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट हो जाता है. हम क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य. क्या बोलते हैं? उपवाक्य. ये वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का एक भाग हो और जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब वर्ब से है. जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का, इसको हम क्लास कहते हैं. यानी कहने का तात्पर्य क्या है? क्लास जो है एक शब्दों का ऐसा समूह है जो किसी सेंटेंस का एक भाग होता है, किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है और जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी को हम क्लास कहते हैं. अब जैसे हम एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे. क्लास आई डू नॉट नो when he will come. I do not know when he will come. इसको देखिए आप. I do not know when he will come. When he will come. यहाँ एक जो है एक सेंटेंस का एक पार्ट है when he will come, और यहाँ पर देखिए I do not know. एक सेंटेंस पूरा, तो टोटल एक सेंटेंस है. टोटल क्या है? सेंटेंस है. I do not know when he will come एक सेंटेंस है. अब सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जैसे सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, इसमें इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं. I do not know, I do not know. ये पूरा क्या है? एक सेंटेंस है. एक सेंटेंस है. अंडरस्टैंड? और इस सेंटेंस के दो भाग हैं, दो पार्ट है. एक आई डू नॉट नो हो गया और दूसरा पार्ट क्या है? when he will come. इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए. तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कितने क्लास हो गए? दो क्लास हो गए. एक क्लास तो ए है, एक क्लास ए हो गया. दोनों दो क्लास हो गए इसमें. अब वही हमें समझना है. अच्छा, पहले सेंटेंस में देखिए. पहले सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है. और डू नॉट नो क्या है?
प्रेडिकेट है यानी वर्ब है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में अब दूसरे जो है दूसरे भाग में देखिए, एक क्या है, सब्जेक्ट है, विल कम क्या है, वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्लाज होता है ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है और यह शब्दों का एक समूह होता है और इसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है यानी सब्जेक्ट या मेन वर्ब या वर्ब होता है। जैसे हमने देखा कि आई डू नॉट नो, पूरे सेंटेंस में आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम, फुल स्टॉप एक सेंटेंस है। अब इसके दो पार्ट है, लिखा है ना विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इसके दो पार्ट है, आई डू नॉट नो और दूसरा है व्हेन ही विल कम। तो दोनों पार्ट है, तो एक एक क्लास ए हो गया और एक क्लास ए हो गया और पूरे सेंटेंस के में दो क्लास हो गए। अच्छा, अब ध्यान देना है, इसी को हम बोलते हैं क्लास। अब कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, अब इसके तीन प्रकार होते हैं, अभी भी क्लास है, ये भी एक क्लास है। क्लियर, क्लास जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। हम लोग तीनों के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल जानकारी ले लें। अब देखते हैं हम क्लास के जो है थ्री काइंड्स होते हैं, इट हैज थ्री काइंड्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास को हिंदी में बोलते हैं प्रधान उपवाक्य या इसको मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास जो होता है किसी सेंटेंस का जो है ये मेन क्लास होता है, इसको हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस का ये मेन क्लास होता है, ये बेसिक क्लास होता है। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये जो है किसी पर निर्भर नहीं होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, या किसी पर निर्भर नहीं होते, किसी पर आश्रित नहीं होता, किसी पर आश्रित नहीं होता, ठीक। या अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये अपने आप पर कंप्लीट होता है, इसको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, इसके साथ नो कंजक्शन, नो कंजक्शन इज यूज्ड बिफोर इट, इसके पहले नो कंजक्शन इज यूज्ड, किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग इसके पहले नहीं किया जाता है, यानी बिना कंजक्शन के रहता है, ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, मेन क्लास होता है। और यह जो है एक बड़े से सेंटेंस का, एक बड़े से सेंटेंस का जो है एक मेन भाग होता है, इसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अगर हम देखें तो इसमें नो कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन का प्रयोग इसके पास नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, और चूंकि आप प्रिंसिपल क्लास पढ़ रहे हैं
तो इसमें सब्जेक्ट, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद प्रेडिकेट यानी इसकी अपनी एक वर्ब होती है। इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है यानी वर्ब होती है इसकी। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, जिसको हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, ये उपवाक्यों में प्रधान होता है, ये उपवाक्यों का मेन होता है, मेन हेड होता है और इसलिए जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये कंप्लीट है, इसकी मीनिंग एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। और दूसरी चीज, नो कंजक्शन इज यूज्ड बिफोर इट, इसके पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। और ये जो है इसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी इसका अपना एक सब्जेक्ट होती है और वर्ब होती है। इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से इसको सीखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। आई डू नॉट नो, I do not know the place where he lives. I do not know the place where he lives. ध्यान देने की बात है इसमें, I do not know the place where he lives लिखा है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें इससे ये पूरा सेंटेंस है, I do not know the place where he lives, एक सेंटेंस है। एक इस सेंटेंस के अंतर्गत इसके दो पार्ट है, दो क्लॉज है। जैसे पहला है आई डू नॉट नो द प्लेस, एक ही है, आई डू नॉट नो, यहां तक समझ जाइए, आई डू नॉट नो द प्लेस, एक हो गया। और दूसरा क्या है, वेयर ही लिव्स। अब ध्यान देने की बात है, आई डू नॉट नो द प्लेस के पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग हुआ है? उत्तर आता है नहीं, इसके पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सेंटेंस का मेन क्लॉज है। जैसे मैं इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, आई डू नॉट नो द प्लेस, मैं स्थान को नहीं जानता हूं, मैं स्थान को नहीं जानता हूं, अपने आप में कंप्लीट उत्तर दे रहा है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैं स्थान को नहीं जानता हूं। क्लियर? मेन क्लॉज ये अपने आप में मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और दूसरी चीज, इसके पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं है। और तीसरी चीज, इसके साथ इसका अपना खुद का सब्जेक्ट है, जैसे आई सब्जेक्ट है, और डू नॉट नो जो दिया गया है ये प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है, यानी वर्ब है। इसको हम प्रेडिकेट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट या वर्ब भी कर सकते हैं इसको। इसका अपना एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसके पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं है और पूर्ण मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा जो क्लॉज है, दूसरा क्लॉज जो है क्या है, इसमें दिया गया है, यहाँ एक कंजक्शन का प्रयोग किया गया है वेयर, उसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, वर्ब है यानी प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और इसके बाद यहाँ पर जो है कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो ये दूसरा क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के कैटेगरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कंजक्शन लगा है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, एक क्लॉज तो बन रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है, कंजक्शन है। दूसरी चीज, जहां वह रहता है, जहां वह रहता है ये क्या है, ये जो है, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये डिपेंडेंट है, इस पर प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। आई डू नॉट नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां वह रहता है, जहां वह रहता है, यानी ये जो है ये किस पर निर्भर है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर है, इसलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम इसको आगे चल के अभी पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है चीजों को जो है हमें समझना है कि किस तरीके से कहां पर हमें प्रिंसिपल क्लॉज पकड़ना है। प्रिंसिपल क्लॉज को एक दो एग्जांपल से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे
I do not know when he will go. I do not know, मैं नहीं जानता कि कब वह जाएगा। मैं इस चीज को मैं नहीं जानता कि कब वह जाएगा। अभी देखिए ध्यान दीजिए इसमें, इसमें से क्या है, इस पूरे सेंटेंस में आई डू नॉट नो व्हेन ही विल गो पूरा एक सेंटेंस है, जिसमें जो है आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हेन ही विल गो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। अब इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कैसे कहेंगे? पहली चीज तो जानेंगे कि ये जो है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये अपना पूर्ण मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ निकाल रहा है। दूसरी चीज, इसके पहले कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं है। तीसरी चीज, इसका अपना एक सब्जेक्ट है, और डू नॉट नो प्रेडिकेट है यानी वर्ब है। तो इस कैटेगरी पे ये फिट हो रहा है, इसके पास कोई कंजक्शन नहीं है, अपना पूरा अर्थ निकाल रहा है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। ये पूरे सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज है। और व्हेन ही विल गो, वह कब जाएगा, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसी पर आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। ठीक है, और ये आई डू नॉट नो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रिंसिपल क्लास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, व्हाट इज कोऑर्डिनेट क्लास? कोऑर्डिनेट क्लास को बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है समान पदीय, समान पदीय उपवाक्य। अब ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में हम समझे, इसकी क्या डिफिनीशन है। कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास is made up of two or more principal clauses coordinate class is made up of two or more principal clauses and governed by coordinating conjunction. Coordinate clause is made up of two or more principal clauses and governed by coordinating conjunctions. यानी ये जो है कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है, ये जो है दो या दो से अधिक, दो या अधिक प्रिंसिपल क्लास से बना होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। इसका हम सही स्ट्रक्चर देख लें कैसे है ये कोऑर्डिनेट क्लास, जिसको हम कैसे कहेंगे, ये वाक्य में कैसे रहेगा। जैसे हम कहें कोई भी प्रिंसिपल क्लास हो, कोई भी प्रिंसिपल क्लास हो, अगर उसके पहले
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग जाए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में स्ट्रक्चर है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज है एक, ठीक, सेंटेंस में। फिर उसमें क्या आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर आ गया प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है, ये पहला प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट है, पहला प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो है दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब जो दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसके पहले क्या लग गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है समान पदी होता है, और इसमें जो है ये दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से बनके बनता है। लेकिन जो दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बना रहता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी हम बता दे रहे हैं क्या होता है। अब अगर इसको हम देखें, मुख्य रूप से देखना चाहें, तो इसके माध्यम से, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। जैसे हम लिखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक होता है, वन प्रिंसिपल क्लॉज इसमें होता है, वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन आर मोर, वन आर मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वन प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके साथ वन या मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है, और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो इसको मिला करके हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस another प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहता है और प्लस दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज तो रहता ही रहता है। अब इसको हम समझ जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए होता है, कोऑर्डिनेटिंग
कंजक्शंस जैसे होता है एंड होता है, बट होता है, स्टिल, देयरफॉर, सो, आइदर आर, नाइदर नार, both and, not only but also, इत्यादि होते हैं। इससे हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझें। जैसे ही इज रिच बट he is not, he is rich but he is not happy। अब ध्यान दीजिएगा, he is rich, ये जो पूरा सेंटेंस है वह धनी है, ये प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है और इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर प्रेडिकेट है। अंडरस्टैंड, प्रेडिकेट है यानी वर्ब है, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, अपने पूर्ण अर्थ दे रहा है। ही इज नॉट हैप्पी, ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि अपना एक पूरा अर्थ दे रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुश नहीं है। लेकिन इसके पहले एक कंजक्शन लग गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट लग गया, बट लग जाने से एक कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट क्लास बन गया। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो प्रिंसिपल क्लास जुड़ जाते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लास कहलाते हैं। सीधा सा है। जैसे ही इज रिच, वो धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, ये अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन बट लगा है। बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे हमने यहाँ बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये प्रिंसिपल क्लास जुड़ जाने की वजह से एक कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। यानी इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास ये हो गया, प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास। तो कोऑर्डिनेट क्लास को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब जैसे इस तरीके से हम लिखें सेंटेंस के माध्यम से, he was not only kind but also dismissed from the class। जैसे कहा गया he was not only but also, उसे जो है उसको केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया, फाइन ही नहीं लगाया गया, बल्कि उसे डिसमिस भी कर दिया गया क्लास से। अगर यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है नॉट ओनली बट आल्सो से इसको जोड़ दिया गया, इसलिए क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ गया है, इसलिए जो है क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब ये दो सेंटेंस से, ये दो प्रिंसिपल क्लास से जैसे मिलके बना था कि ही वाज फाइंड, उसके ऊपर जुर्माना लग गया, फिर है ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द क्लास। दोनों क्लास है, अब दोनों को जोड़ दिया गया, समान पदी है, उसे केवल उसके ऊपर केवल जुर्माना ही नहीं किया गया, बल्कि उसको क्लास से डिसमिस कर दिया गया, क्लास से हटा भी दिया गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस कंजक्शन के प्रयोग द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रयोग द्वारा हम कोऑर्डिनेट क्लास बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से और समझ लीजिए, नाइदर राम नार श्याम, नाइदर राम नार श्याम, नाइदर राम नार श्याम went to अलीगढ़। अब देखिए नाइदर का प्रयोग करके, नाइदर नार का प्रयोग करके, यहाँ पर जो है नाइदर नार का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है नाइदर नार, यहाँ लिखा हुआ है नाइदर नार, नाइदर के साथ नार लगा दिया गया है, दोनों निगेटिव बातें हो रही हैं, इसलिए न तो राम और न ही श्याम अलीगढ़ गए। तो नाइदर नार का प्रयोग करके हम, नाइदर नार क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। कौन सा क्लॉज बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाइदर राम नॉट श्याम वेंट टू अलीगढ़। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, बट सेकंड प्रिंसिपल क्लॉज इज गवर्न्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो प्रिंसिपल क्लॉज गवर्न होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा जो है इसके बारे में पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है किसी सेंटेंस में जो है होता है, ये जो है आश्रित उपवाक्य होता है, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कह सकते हैं कि ये जो है ये अपने आप में जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, और यह जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनता है, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज इसको कैसे बनाते हैं, और इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है ये विशेष रूप से जिस सेंटेंस में आते हैं वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे हम कहें एक इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर क्या होता है, वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन or more subordinate, one or more subordinate clause। ओके, यस। ये जो है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कहा गया है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, एक या अधिक सबऑर्डिनेट
क्लॉजेज होते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं सही ढंग से। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये जरूरी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनके साथ अवश्य रहता है, तभी जाकर के सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है डिपेंडेंट होता है। ये जो है डिपेंडेंट होता है ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो है डिपेंडेंट होता है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। और पहला है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे क्या होता है, व्हाट आता है, व्हेन आता है, WH जितने वर्ड हैं सब आ जाते हैं, बिकॉज, सिंस, इस तरीके से बहुत सारे चीजें आती हैं। जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे रवि फेल्ड बिकॉज he did not work hard. रवि फेल्ड बिकॉज he did not work hard. अब देखा गया यहाँ पर रवि फेल्ड, ये पूरा सेंटेंस पहला जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और रवि असफल हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब यहाँ से लिखा क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ये जो है सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है बल्कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, यानी कहने का मतलब ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित है। रवि असफल हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। जब हम इसको पूरा बोल रहे हैं तब जाके सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी ऐसा क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और यह जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विकास से जुड़ा हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विकास से जुड़ा हुआ है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर जुड़ जाएगा तो वो जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसके पहले बहुत जरूरी है, इसलिए लग गया बिकॉज। ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम लिखें, जैसे इस तरीके से हम लिखें, आई when he will come, I do not know, मैं नहीं जानता कि कब वह आएगा। अब देखिएगा, आई डू नॉट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और अपना पूर्ण अर्थ निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, इसका पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ये अर्थ के लिए जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित है, इसलिए आश्रित उपवाक्य हुआ। और दूसरी चीज, यह व्हेन नामक जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है और अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित है, इसलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस तरीके से है, तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है जब इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा तो उसमें हम समझ लेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है, और ये जो है तीन प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, नहीं सॉरी, नाउन क्लॉज,
एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो इस तरीके से आपको हमने बता दिया कि व्हाट इज क्लास एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास। तो क्लास के बारे में आपको हमने इस क्लास में जो है जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो लोग इसमें नए हैं वो लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन दीजिए और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। वेरी गुड, थैंक यू। ओके।